हाँ, तो हम बात कर रहे थे समदाबी प्रक्रम के बारे में, यानी कि आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में। तो हमने कहा कि इसमें दाब क्या रहता है, समान रहता है। यानी कि एक इस प्रकार की चेंज होती है जिसमें चेंजिंग के दौरान सिस्टम का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो इस प्रकार की प्रोसेस आइसोबैरिक प्रोसेस कहलाती है। फिर यानी कि इसमें क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। अब बात करें तो इसमें एक वेपोराइजिंग ऑफ वाटर, दूसरी फ्रीजिंग ऑफ वाटर, दोनों ये प्रोसेस जो होती है आइसोबैरिक की प्रोसेस है। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों वेपोराइजिंग ऑफ वाटर के बारे में, यानी पानी का वाष्पित होना। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, बट इनकी अवस्थाओं में परिवर्तन हो जाता है विद कांस्टेंट प्रेशर, यानी प्रेशर कांस्टेंट रहते हुए इनकी अवस्थाओं में परिवर्तन हो जाता है। तो इसमें बात करें तो कह रहे हैं कि द्रव की वेपर में चेंज, यानी द्रव जो है वो वेपर में चेंज करने के लिए उसको, द्रव को वेपर में चेंज करने के लिए उसको कुछ हीट एनर्जी जरूरत होती है, उसको कुछ हीट एनर्जी दी जाती है। इस और किसी सिस्टम की फिजिकल स्टेट में चेंज करने के लिए लेटेंट हीट की आवश्यकता होती है। यानी जब कंडीशन ऐसी होती है कि जहां पर प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट हो रहा है, लेकिन उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसा तो संभव है नहीं। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, वो हो रहा है उसकी गुप्त ऊष्मा के कारण, उसकी लेटेंट हीट के कारण। क्योंकि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होने के लिए कुछ ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, कुछ ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर आप पानी को वाष्प बनाओगे तो उसमें क्या होगा, पानी को पहले गर्म करना पड़ेगा, गर्म करने के कारण ही तो भाप बनेगा। गर्म करने के लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। तो अगर यहाँ पर हीट हम कहीं एक्सटर्नल सोर्स से नहीं दे रहे हैं तो वो हीट कहीं ना कहीं अपने आप में ही उसके पास स्टोर होगी, जो उसी को लेकर के वो बना रहा है, वो चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर वो जो हीट होती है जिसको हमने एक्सटर्नल रूप से तो नहीं दिया है, लेकिन फिर भी उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, तो वहां पर उसने जो हीट यूज की है उस हीट को हम बोलेंगे लेटेंट हीट, यानी कि गुप्त ऊष्मा। ओहो, क्या सीन है भाई, या चाय वगैरह है क्या? हाँ हाँ, तो सब काला काला है, चाय का रंग इतना कि पूरा बैकग्राउंड ही काला। ओके। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक केतली रखी हुई है, चाय की केतली मान लीजिए, गर्म पानी मान लीजिए। क्या हो रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा है ये भाप देखो जा रही है, ये भाप जा रही है। अब आप देख रहे हैं ये केतली है, बंद है पूरी तरह से, इधर से खुली है। केतली में ही चाय क्यों रखते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर तो बंद होती है। तो इसमें कुछ टाइम तक क्या होता है, टेम्परेचर, उस टाइम तक टेम्परेचर बना रहता है, ठीक है। प्लस अब इसमें कोई प्रेशर नहीं लग रहा है, इसमें कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लग रहा है, क्योंकि हमने अब इसको भर दिया। अब इसमें हम प्रेशर नहीं लगा रहे हैं, दूसरी नहीं डाल रहे। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि जब तक ये गर्म रहेगा इसमें क्या होगा, भाप बनती रहेगी। और भाप दिख रही है आपको, ये धुआं, ये सिगरेट नहीं पी रहा है कोई, ये बीड़ी नहीं पी रहा है, ये क्या हो रहा है, वाष्प बन रही है। तो इस घटना को हम बोलते हैं वेपोराइजिंग ऑफ वाटर। क्यों संभव है, ये जो चाय है, ये जो पानी है गर्म था, ये अवस्था अपनी परिवर्तित कर रहा है, लिक्विड से कहाँ जा रहा है, वाष्प में जा रहा है, वेपर में जा रहा है। ऐसे क्यों हो रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर फोर्स तो लग नहीं रहा है इस पे, लेकिन फिर भी हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब ऐसा हो रहा है तो वो होता है उसकी गुप्त ऊष्मा के कारण, उसकी लेटेंट हीट के कारण, उसकी लेटेंट हीट के कारण। तो ये प्रक्रिया होती है वेपोराइजिंग ऑफ वाटर। कहते हैं कि माना द्रव के यूनिट मास को, यूनिट मास मतलब एकांक द्रव्यमान को, इकाई द्रव्यमान को वेपर में चेंज करने के लिए आवश्यक लेटेंट हीट एल है। भाई हमने बताया अगर किसी को हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं और अगर वहां पे एक्सटर्नल कुछ लग नहीं रहा है, और आप जानते हैं कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के लिए कुछ ना कुछ तो हीट, कुछ ना कुछ तो एनर्जी देनी पड़ती है ना, और एक्सटर्नल जब कुछ नहीं दे रहे हैं फिर भी वो चेंज हो रहा है, तो उसने कहीं ना कहीं से तो वो ऊष्मा ली होगी, कहीं ना कहीं से तो वो एनर्जी ली होगी। भाई आपने अपने बच्चे को पैसे नहीं दिए, लेकिन फिर भी उसने सिगरेट पी ली, बीड़ी पी ली। तब आप सोचिए कि जब आपने पैसे नहीं दिए तो कहीं ना कहीं से तो लाया होगा, या हो सकता है उसके पास पहले से ही
कुछ पैसे हों तो बचा कर रखे हों, तो जो उसने पहले से ही कुछ पैसे बचा कर रखे हैं उसको उसकी बोलेंगे क्या है, गुप्त उसमें गुप्त मनी है उसकी। तो वही यहाँ पर है, करें यदि वाटर का मास m है तो उसे वेपर में चेंज करने के लिए आवश्यक हीट एनर्जी ml दी जाएगी। ठीक है, ml वैसे तो लेटेंट हीट को L से रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ पर कह रहे हैं यूनिट मास, मास की बात हुई क्योंकि द्रव्यमान ही तो चेंज होगा दूसरी फॉर्म में, द्रव्यमान यानी सॉलिड, सॉलिड नहीं, यहाँ पर हम लिक्विड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर लिक्विड को किसमें चेंज कर रहे हैं, वेपर में चेंज कर रहे हैं। लिक्विड को किसमें चेंज कर रहे हैं, वेपर में चेंज कर रहे हैं, यानी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है ना, यानी इसका यहाँ पे जो मास है वो यहाँ पर जा रहा है, यानी इसके मास में भी तो चेंज हो रहा है। तो कह रहे हैं कि यूनिट मास, इकाई द्रव्यमान को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज करने के लिए लेटेंट हीट की आवश्यकता होती है। तो कुल मिलाकर के अगर एक यूनिट मास है और इसकी लेटेंट हीट L है तो इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अगर मान लीजिए कि 5 यूनिट मास, तब कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, 5L, इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो हम कह सकते हैं कि जब हमें क्वांटिटी ठीक ठीक वैल्यू नहीं है तो m ही मान लेते हैं, तो टोटल मिलाकर के यहाँ ml लेटेंट हीट मिलेगी, गुप्त ऊष्मा इतनी होगी, यानी Q जो होगा वो ml के बराबर होगा। तो भाई यहाँ पर बात कर रहे हैं वो जो dQ है वो ml है, यानी यहाँ पर जो हमें ऊष्मा देंगे उसकी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए वो इतनी होगी ml। m क्यों होगी, क्योंकि यूनिट मास की बात कर रहे हैं। l क्यों होगी, क्योंकि उसको आवश्यकता है इस लेटेंट हीट की, एक्सटर्नल कुछ मिल नहीं रहा उसको। तो यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट क्लास से देखेंगे dq इक्वल टू du प्लस का p इंटू dv, आप वहां बात कर चुके हैं। यहाँ पर dq क्या हो जाएगा, ml हो जाएगा, du प्लस का p dv। अब चूंकि यहाँ पे प्रेशर में चेंज होने की कोई बात ही नहीं होती है, प्रेशर जो है वो तो वही रहेगा, प्रेशर चेंज ना हो उससे वॉल्यूम क्या होगा, भाई प्रेशर अगर चेंज नहीं हो रहा है तो उसकी वैल्यू तो कुछ ना कुछ पहले से ही है ना, अवस्था में तो परिवर्तन हो सकता है ना। तो यहाँ पर P की वैल्यू क्या होगी, 0 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम प्रेशर की चेंज की बात ही नहीं करते हैं। इस फार्मूले में कहीं हमारे dp आता ही नहीं है, अगर dp आता तब हम यहाँ चेंज लिखते, तब हम इसको 0 कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे dp की कोई बात नहीं होती। अब वॉल्यूम तो चेंज हो ही रहा है, आयतन तो चेंज हो ही सकता है, तो इसलिए ये वाली इक्वेशन बनती है यहाँ पर ml इक्वल टू du प्लस का p इंटू dv। अब जैसे आप देख रहे हैं ये लिक्विड है, लिक्विड से क्या बन रहा है, यहाँ पर वेपर बन रहा है, लिक्विड से वेपर बन रहा है। अब आप देख रहे होंगे, आपने देखा होगा, अगर आप धूप में गिलास में पानी भर करके रखिए, ठीक है, एक दिन बाद 2 दिन बाद या ज्यादा तेज धूप है तो कुछ समय बाद देखेंगे पानी कम होने लगता है, गिलास से पानी कम होने लगता है, क्योंकि जब ऊष्मा, जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तो यहाँ से क्या होता है और ज्यादा गर्म होता है, तो इसका क्या होता है, पानी धीरे धीरे भाप बन करके उड़ने लगता है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि भाप बन रही है, ऐसे वर्षा की घटना इसी पर आधारित होती, बड़े बड़े जो तालाब हैं, नदियां हैं, समुद्र हैं, इनसे पानी वाष्प बन करके उड़ता रहता है और बादल बनते हैं, बादल से फिर कंडेंसेशन होकर के वर्षा होती है। तो आपने देखा ज्यादातर जहाँ पानी वाला एरिया होता है, समुद्र हो गया, नदी हो गई, तालाब हो गया, तालाब तो नहीं, जो ज्यादा मतलब वेग बॉडीज होती है समुद्र वगैरह, वहां पे वर्षा बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए होती है क्योंकि वहां पर वाष्प बहुत जल्दी बनता है, वाष्प बनेगा तो बादल बनेंगे, बादल बनेगा तो वर्षा होगी। तो ऐसी स्थिति ये बोलते हैं वाइपोरेशन। ये वाइपोरेशन की बात हो गई यहाँ पे, तो वाइपोरेशन भी यही प्रक्रिया है। यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड से क्या हो रहा है, गैस बन रही है, लिक्विड से गैस बन रही है, यानी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वेपर की, ठीक है, वेपर की बात कर रहे हैं यहाँ। दूसरी घटना एक होती है फ्रीजिंग वाली, ये भी यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर चेंज नहीं होता बट स्टेट में चेंज होता है, फ्रीजिंग। ये बर्फ बन रहा है, ये भाप से बर्फ बन सकता है या इधर से भी बर्फ, इसको डायरेक्ट बना सकते हैं, जमा सकते हैं, बट यहाँ ये पानी है, पानी से बनाएंगे बर्फ, तो ये जो पानी से बर्फ बनाने की प्रक्रिया यानी लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड की जो प्रक्रिया है इसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग, यानी जमना, पानी से बर्फ बनना, तो इस प्रक्रिया फ्रीजिंग कहलाती है, फ्रीजिंग प्रक्रिया। अगर बर्फ से पानी बन रहा है तो इसको मेल्टिंग बोलते हैं, यानी गलना। तो यहाँ पर फ्रीजिंग जो प्रक्रिया है ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट प्रेशर पर होती है, कांस्टेंट प्रेशर पर होती है, पानी से बर्फ, तो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर अब चूंकि
अब देखिए यहाँ पानी है, तो जो पानी का यहाँ पे टेम्परेचर है वो इसके टेम्परेचर से तो अलग होगा ना। तो यहाँ पे मान लीजिए बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनता है, लेकिन जो पानी है ये तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब इसको हम बनाना चाह रहे हैं बर्फ, तो इसकी जो ऊष्मा इसमें भरी हुई 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, इसको तो हमें 0 डिग्री पर लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, ऊष्मा को निकाला जाता है। इस स्थिति में ऊष्मा को निकाला जाता है, यानी क्या करेंगे, ऊष्मा को खींचेंगे इससे, ऊष्मा को इससे खींचेंगे। करें कि कोई फ्रीजिंग ऑफ वाटर में कि कोई भी द्रव बर्फ में चेंज जब होगा जब उससे कुछ एनर्जी ली जाएगी, क्योंकि उसका टेम्परेचर हाई है, उसमें कुछ एनर्जी ज्यादा है बर्फ से, तो उसको उस एनर्जी को लिया जाएगा, निकाला जाएगा, जिससे वो बर्फ की स्टेट में आ जाए। तो माना एम मास के लिक्विड को फ्रीज करने के लिए आवश्यक जो हीट एनर्जी एम एल है, तो वो कहाँ से मिलेगी, वो लेटेंट हीट से ही मिलेगी, लेटेंट हीट से ही मिलेगी। ठीक है, तो हीट एनर्जी की जो आवश्यकता होगी वो हीट एनर्जी एम एल के बराबर होगी। एम आता है मास के कारण, क्योंकि पता नहीं आप कितना मटेरियल है, कितने को आप चेंज करना चाहते हैं। तो वहां पर जो डी क्यू होगा, ऊष्मा जो चाहिए होगी वो भी एम एल होगी, यहाँ पर जो ऊष्मा चाहिए होगी वो भी एम एल होगी। तो भाई फर्स्ट लॉ, तो यहाँ से क्या बन जाए, माइनस का एम एल। अब आपसे पहले ही कहा कि जब सिस्टम पर वर्क किया जाता है तो पॉजिटिव, सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाता है तो निगेटिव। यहाँ पर सिस्टम को जब ऊष्मा देते हैं तो वो क्या होगी, पॉजिटिव, वो एनर्जी पॉजिटिव, और सिस्टम से जो ऊष्मा ली जाएगी तो क्या होगी, निगेटिव होगी। तो भाई यहाँ पर अब यहाँ पे इस सिस्टम से हीट या एनर्जी ली जा रही है, ली जा रही यानी निकाली जा रही है। जब निकाली जा रही है तो ये माइनस में हो जाएगी, जब निकाली जा रही है तो ये माइनस में हो जाएगी। इसकी बात पहले ही कर चुके हैं। तो यहाँ पर बनेगा ये माइनस एम एल इक्वल टू डी प्लस का पी डीपी। प्रेशर कांस्टेंट रहता है, लेकिन प्रेशर यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि डीपी यहाँ पर नहीं आता। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा आइसोबैरिक। अब हम बात करते हैं साथियों नंबर 5, साइक्लिक प्रोसेस। चक्रीय प्रक्रम क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है। इससे पहले हमने एक रिवर्सिबल उत्क्रमणीय प्रक्रिया पढ़ाई, उसमें क्या होता है, जब वस्तु इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होकर के फाइनल स्टेट तक जाती है और फाइनल से फिर इनिशियल पर आ जाती है, तो ऐसे प्रक्रम को हम रिवर्सिबल बोलते हैं। और यही प्रक्रम साइकिल, मान लीजिए यहाँ से था, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, इधर आ गया, यानी जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पर वापस आ जाए, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं साइकिल, चक्रीय प्रक्रम, साइकिल प्रोसेस। तो वही लिखा है कि जब किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम की इनिशियल स्टेट में चेंज करें, इनिशियल स्टेट में चेंज करके उसे फाइनल स्टेट तक ले जाया जाए, पहुंचाया जाए, और सिस्टम डिफरेंट स्टेट से पास होकर के, यानी जो अब अवस्था बदल जाएगी, इनिशियल से फाइनल तक पहुंचा तो अवस्था चेंज हो गई, अब डिफरेंट स्टेट हो गई, अब उस स्टेट से पास होकर के पुनः इनिशियल स्टेट में आ रहा है, यानी पहले अवस्था ये थी, यहाँ आ गया फाइनल स्टेट में, अवस्था ये हो गई, अब यहाँ से फिर से आएगा इधर, तो एक डिफरेंट स्टेट से पास होकर के फिर से आएगा, फिर से कहाँ आएगा, इनिशियल स्टेट में वापस आ जाएगा। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं साइकिल प्रोसेस, यानी ये जो प्रक्रम है इसको बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में जो सिस्टम होता है इसकी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। यहाँ पर क्या होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, क्योंकि आप सोचे जहां था वहीं आ गया, तो क्या चला, क्या एनर्जी थी, क्या मतलब रह गया उसका, जहां था वहीं आ गया। तो कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को घर आ गया, तो उसे भूला नहीं कहते। अब आपने कुछ खोया था, 10 रुपए आपके सुबह गिर गए थे, शाम को आपको कहीं से मिल भी गए, तो आपको जो गिरे थे उसका आपको थोड़ी ना गम रहेगा कि हाय हमारे 10 रुपए गिर गए, क्योंकि आपको मिल भी तो गए। यानी अब जब आप बिल्कुल जैसे के तैसे रहते हैं तो फिर आपके साथ जो हुआ है उसको भूल जाते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वैसे ही यहाँ पर जहां से चला वहीं पर वापस आ गया, वही है। तो यहाँ पर क्या चेंज होगा, कुछ नहीं चेंज होगा, यानी एनर्जी यहाँ पे कांस्टेंट रह जाएगी, यहाँ पर एनर्जी कांस्टेंट रह जाएगी, क्योंकि हम तो जैसे तैसे ही है, तो हम मान लेते हैं कि एनर्जी में कुछ चेंज ही नहीं हुआ, कुछ बदलता तो एनर्जी भी बदलती। तो इसीलिए कहते हैं यहाँ पर जो इंटरनल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि यह पाथ जो इंडिपेंडेंट होती है, यह पाथ यानी यह रास्ते पर निर्भर नहीं करती है, यह रास्ते पर निर्भर नहीं करती। जैसे ये कि मान लीजिए यहाँ पर था, ऐसे गया बी पर, इस स्टेट में आ गया, यहाँ से फिर से ऐसे चल करके यहाँ पर आ गया, पहले ऐसे आया फिर इधर गया, ये फर्स्ट स्टेट, ये सेकंड वाली, ये से बी तक गया,
बी से, और बी से ए तक वापस आ गया, बी से ए तक वापस आ गया, यानी जहां था वहीं आ गया, कोई चेंज ही नहीं। हम बताएंगे क्या है, हम जहां पे था वहीं था। भाई मैं किसी के साथ गया, मैंने एक दुकान पे किसी व्यक्ति को खड़ा कर दिया, मैं 4 घंटे बाद आऊंगा, आप यहीं पे मिलना। उसने कहा ठीक है। अब 4 घंटे थे ना उसके पास, वो कहीं भी जाकर के घूम के आया, लेकिन जब तक मैं पहुंचा, जब तक मैं दुकान पर पहुंचा तब तक मुझे वही मिला। तो हम क्या कहेंगे कि उसकी स्थिति में कोई चेंज ही नहीं हुआ है, उसकी एनर्जी वही है, क्योंकि वो तो वहीं पे मिला है। लेकिन भले ही वो कहीं पे घूम आया, लेकिन हमें तो वही मिला। तो भाई हम कहेंगे यहाँ पे जहां था वहीं आ गया। तो क्या इंटरनल एनर्जी में चेंज, तब मान लेते हैं यहाँ पे एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि रास्ते पर डिपेंड ही नहीं करेगी। हाँ वॉल्यूम चेंज हो सकता है इसका, वो आप देख ही रहे हैं, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, प्रेशर भी चेंज हो सकता है, बट एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप जानते हैं क्यू इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस का डब्ल्यू। क्यू की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि डी क्यू अगर हम निकालें तो होता है डी यू प्लस का डी डब्ल्यू। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो किसके बराबर बचा, जो एनर्जी हीट एनर्जी वो किसके बराबर, कार्य के बराबर। इसका मतलब कि जो साइक्लिक प्रोसेस होती है, इसमें सिस्टम को जो दी जाने वाली हीट एनर्जी है वो सिस्टम के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। यानी किसी भी सिस्टम को हीट एनर्जी हम दे रहे हैं तो वो उसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगी। कहाँ पर, साइक्लिक प्रोसेस में, साइक्लिक प्रोसेस। दोस्तों अब हम बात करते हैं आइसोलेटेड प्रोसेस, आइसोलेटेड प्रोसेस। इसमें हमने जब पढ़ाया था थर्मोडायनामिक सिस्टम, तो हमने कहा था कि थर्मोडायनामिक सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। यहाँ पर हीट और मैटर दोनों का एक्सचेंज नहीं होता, क्योंकि मैंने कहा था ना यहाँ पे क्लोटिंग होती है एक प्रकार से, ना तो बाहर से ऊष्मा अंदर जा सकती ना अंदर से बाहर, ना ही पदार्थ बाहर वाला अंदर आ सकता ना ही अंदर वाला बाहर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब कोई थर्मोडायनामिक सिस्टम अपनी सराउंडिंग के साथ, अपना जो पर्यावास है, अपना जो पर्यावरण है, जो अपना आवास है, पर्यावास, उसके साथ हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं करता है और ना ही कोई कार्य करता है। भाई जब वो ना तो मैटर का एक्सचेंज कर रहा है ना हीट का एक्सचेंज कर रहा है, तो कार्य कहाँ हुआ, फिर कार्य ही नहीं होगा। तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, आइसोलेटेड प्रोसेस। यानी यहाँ पर हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा, और जब हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा तो यहाँ पे कोई वर्क ही नहीं होगा, वर्क नहीं होगा, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे आइसोलेटेड प्रोसेस। देख रहे हैं आप, ये थर्मस होते हैं, थर्मस। इसमें जो भरा है वो अंदर है, बाहर से इसकी क्लोटिंग है। अब अंदर से उष्मा बाहर नहीं जाएगी, बाहर से अंदर नहीं आएगी, जो चीज भरी है वो भी बाहर नहीं आएगी, ना बाहर वाली अंदर जा रही है। तो यहाँ पर ये जैसे का तैसा ही रहे, थर्मस में ही होता है। मेनली आइडियाबेटिक प्रोसेस पर डिपेंड करता है, आइडियाबेटिक आइसोलेटेड लगभग लगभग मिलते जुलते ही है मोस्टली। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, Q इक्वल टू 0 होगा, Q इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हीट में तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, प्लस dW भी 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्य तो हो ही नहीं रहा है ना। तो यहाँ पर दोस्तों जो एनर्जी है वो क्या रहेगी, वो भी कांस्टेंट, क्योंकि dQ इक्वल टू du प्लस का dW, ये भी 0, ये बचा केवल, और ये भी 0। तो dW इक्वल टू क्या होगा, d इक्वल टू क्या होगा, 0। यानी ये भी कांस्टेंट है, 0 का मतलब क्या, चेंज ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि चेंज नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा। तो अतः आइसोलेटेड प्रोसेस में किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। जब चेंज नहीं हो रहा है तो मतलब क्या, कांस्टेंट ही रहेगी। ज्यादातर क्या मिलता है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम अगली बार और अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करें। तो आप कमेंट करना ना भूलिए, अपने दोस्तों, सहपाठियों, साथियों को बुला लीजिए, उनको लिंक शेयर कीजिए, जो भी पढ़ाई कर रहे हो। हमारे यहाँ हर प्रकार के एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, वनडे एग्जाम भी होगा, बाकी जो एकेडमिक एग्जाम्स उनकी भी तैयारी, BA BSc वगैरह ऑल सब्जेक्ट। बाकी अभी कंपटीशन की भी तैयारियां स्टार्ट हो रही हैं, बाकी सर पढ़ा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि हमें भी तो पता लगे कि हमारी प्रोसेस, हमारी क्या प्रोग्रेस है, कैसा हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, परफॉर्मेंस भी तो पता लगना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारी आज की क्लास थी।
इस क्लास में तो इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही, और प्रोग्रेस बताने को मत भूलिएगा। तो नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।